यस, क्या क्वेश्चन था? वेट अ सेकंड। हाँ कीजिए, क्वेश्चन कीजिए। जिसका जो जो क्वेश्चन है वो व्हाट्सएप कर दे। शुभम का आ चुका है मेरे पास। हिमांशु का भी आ चुका है। क्वेश्चंस व्हाट्सएप कर दीजिए मुझे सब लोग। सबके क्वेश्चंस, रणवीर एवरीवन, अभिषेक, रणवीर, हिमांशु। हिमांशु आपका क्वेश्चन मुझे शो नहीं कर रहा है, बहुत सारे चैट्स हो गए हैं टेस्ट की वजह से। यशवंत, यशवंत ने क्या पूछा था? ओके, व्हाई मेटालिक ऑक्साइड इज क्लास। ओके देखिए, जो मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं आपके, जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अब इनका क्वेश्चन है कि मेटल ऑक्साइड्स को बेसिक ऑक्साइड्स क्यों कहते हैं। ठीक है, तो देखो ये जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, मेटल ऑक्साइड्स, ये वाटर के साथ मिलके बेस बनाते हैं। देखिए मींस आप कह सकते हैं कि बेसिक सॉल्यूशन बनाते हैं, बेसिक सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, तो अगर 10th क्लास में बोर्ड में आपको आंसर लिखना होगा कि व्हाई मेटल ऑक्साइड्स आर कॉल्ड द बेसिक ऑक्साइड्स, तो उसमें आप लिखेंगे सिंस मेटल ऑक्साइड्स व्हेन मिक्स्ड विद वाटर इट फॉर्म्स अ बेसिक सॉल्यूशन व्हिच टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। इस वजह से मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, वो बेसिक नेचर के होते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं। एंड हाउ बेस रिएक्ट्स विद मेटल्स, तो एक रिएक्शन इसका हमने लिखवाया था, अब क्लियर है? नाउ द वॉइस इज क्लियर। ओके, तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि मेटल ऑक्साइड्स वाटर के साथ मिलेगा तो बेसिक सॉल्यूशन बनाएगा, क्योंकि वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देगा, पहली चीज। दूसरी चीज, बेस जब मेटल से रिएक्ट करता है तो एक रिएक्शन आपको लिखवाया गया था NaOH, ये क्या आपका बेस है, एन अल्कली एंड आल्सो बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और जब जिंक के साथ रिएक्शन हुआ था इसका, तो यहाँ पे क्या मिला था, सोडियम जिंकेट। ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, Na2ZNO2 दैट इज सोडियम जिंकेट। तो ये एक रिएक्शन आपके लिए काफी है कि जब मेटल बेस के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल सॉल्ट बनाता है, जैसे कि सोडियम जिंकेट, और हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा, रिलीज करेगा।
ठीक है, सेम वैसे ही जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल सॉल्ट बनाता है प्लस हाइड्रोजन गैस। अब समझ आया? ओके, नेक्स्ट इज लेस देन मोर देन टाइप टेबल। उसको जो बच्चे लेस देन मोर देन टाइप पूछ रहे हैं, यशवंत ने भी शायद पूछा था, तो वीडियो को जाके दोबारा देखा था? वीडियो को दोबारा देखा था जाके? वीडियो बहुत बफर कर रहा था तो बेटा वो नेटवर्क इशू होगा ना, तो नेटवर्क इशू होगा। चलिए, मोर देन और लेस देन टाइप में, मोर देन टाइप या लेस देन टाइप, बेसिकली जो टेबल आपका दिया होगा वो मोर देन टाइप या लेस देन टाइप में दिया होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ करूँ, ठीक है, अब मैंने आपको बताया था मोर देन टाइप में हम क्या लेते हैं, लोअर लिमिट लेते हैं। ठीक है, मैं इसको भी यहाँ से हटा दूँ, बिना टेबल के ही मैं लिखता हूँ। मोर देन टाइप में क्या लेते हैं, लोअर लिमिट। तो अब आपके पास जैसे मान लीजिए वेट इन केजी है, ठीक है, और आपकी फ्रीक्वेंसी, मोर देन टाइप टेबल होगा तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है मोर देन और इक्वल टू 0, मोर देन और इक्वल टू 10, मोर देन और इक्वल टू 20, ये दिया। और हमें ये पता है कि मोर देन टाइप में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिसेंडिंग ऑर्डर में, जैसे यहाँ लिखा होगा, मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है 10, फिर ये हो गया आपका 9, फिर ये हो गया 7, मान लीजिए, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है ये मोर देन टेबल है, तो इसको हमें नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा अगर हमें मीन निकालना है, मोड निकालना है, मीडियन निकालना है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो कैसे इसको कन्वर्ट करें फ्रॉम दिस मोर देन टाइप टू दिस, क्योंकि अजीब तो बनाना नहीं है, आपके सिलेबस में है नहीं। तो यहाँ पे अगर इस टाइप टेबल में दिया हुआ है और हमें इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में दिया हुआ तो कन्वर्ट करना है, तो हमें पता है कि मोर देन टाइप में लोअर लिमिट लिखी होती है, ये वैल्यू लोअर लिमिट है, ये हमने लिख दिया यहाँ पे। अब ये लिख दिया वेट इन केजी, फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी, अगर हमें फॉर एग्जांपल जो है वो मीडियन निकालना है तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, मोड निकालना है तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। मीन में भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की कोई जरूरत नहीं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कब निकालते हैं, जब हमें क्या निकालना होता है, मीडियन। तो मोड और मीन में हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत नहीं, तो फ्रीक्वेंसी तो बनाना ही बनाना होगा, ये दोनों तो चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखा हमने, 0, फिर क्या लिखा, 10, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख दिया, 20। तो अब हमारी जो क्लास इंटरवल बन जाएगी वो क्या हो जाएगी, 0 to 10, 10 to 20 और 20 to 30, ठीक है। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होगी, तो मैंने आपको बता दिया मोर देन टाइप, अब ये आपके सबसे बड़ी वैल्यू देखो 10, 9, 7 डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो अब यहाँ पे माइनस करेंगे, 10 में से 9 माइनस करेंगे, 1 बचेगा, यहाँ लिख दिया। 9 में से 7 माइनस करेंगे, 2 बचेगा, यहाँ लिख दिया। और ये लास्ट वाली वैल्यू एज इट इज, तो देखो 7, 2, 9 और एक 10 आ गया, देखो जो हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई थी डिसेंडिंग ऑर्डर में वो आ गई, यानी टोटल फ्रीक्वेंसी का। तो ये हमने मोर देन टाइप को कन्वर्ट कर दिया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है।
तो मोर देन टाइप में हमें क्या लेना, लोअर लिमिट, ऐसे याद रखो, अपोजिट, अपोजिट याद रखो, ठीक है। मोर देन टाइप में, मोर देन टाइप में क्या होगा, लोअर, मोर मतलब ज्यादा, लोअर मतलब कम, तो ये जो यूनिट्स होंगी, ये जो आपकी वैल्यू लिखी हुई है लोअर लिमिट, ठीक है। इसी तरीके से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मोर देन टाइप में क्या होगा, डिक्रीजिंग, देखो ये भी अपोजिट है ना, मोर मतलब ज्यादा, डिक्रीज मतलब कम होना, तो ऐसे याद रखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिक्रीजिंग ऑर्डर। पॉइंट समझ में आया? जी जी बिल्कुल लीव कर सकते हैं, बिल्कुल लीव कर सकते हैं, मेडिसिन ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आते हैं लेस देन टाइप पे, ठीक है, आते हैं लेस देन टाइप। अब लेस देन में क्या लिखी होगी, अपर लिमिट लिखी होगी, जैसे वेट हमने लिखा, लेस देन या बिलो, लेस देन हो या बिलो लिखा हो, बात एक ही है, ठीक है। तो वेट हो गया इन केजी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब देखो लेस मतलब कम, तो यहां पे क्या होगा, अपर लिमिट, लेस मतलब कम, और क्या होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो अब मैंने लिखा यहाँ पे लेस देन 10, ये तो पहले से लिखा होगा ना, ये तो आपको मिलेगा लिखा हुआ, ठीक है। लेस देन 20, लेस देन 30, ठीक है। उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, तो मैंने कहा कि क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, लेस देन है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ता हुआ, अपोजिट, ठीक है। तो इस टाइप से लिखी होगी 2, 3 और 7, मान लो ऐसे लिखी होगी। अब इसको आपको चेंज करना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में, तो यहाँ लिखा वेट, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, तो ऑब्वियसली ये वैल्यूज क्या है, अपर लिमिट है, ठीक है। तो अब पहले के लिए 10 लिख देंगे अपर लिमिट का, 20 और ये 30, डैश डैश लगा दिया, 10 10 का गैप है, तो ऑब्वियसली ये 0 होगा, ये 10 होगा और ये 20 होगा, ठीक है। उसके बाद अब जब हम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, तो लेस देन टाइप में ये जो वैल्यू होती है, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो फर्स्ट वैल्यू एज इट इज लिख दी जाएगी। उसके बाद, उसके बाद अब रिवर्स ऑर्डर में माइनस करें, 3 माइनस 2 1। अब आप करोगे सर कैसे पता चलेगा, तो देखो मोर देन टाइप में क्या था, डिक्रीजिंग ऑर्डर में था ना, 10 9 7, तो ऑब्वियसली बड़े में से छोटा माइनस करोगे, बड़े में से छोटा माइनस करोगे, तो इस डायरेक्शन में आना होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहली वैल्यू सबसे छोटी होगी, तो आपने वही लिख दिया, क्योंकि आप इसको किस में से माइनस करो, लेकिन अब 3 में से 2 माइनस करोगे 1 आएगा, 7 में से 3 माइनस करोगे 4 आएगा, तो देखो 4 प्लस 1 5 प्लस 2 कितना हो गया, 7 हो गया। तो देखो जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बड़ी वैल्यू है उसी के बराबर आ गया, इसका मतलब हमने इसको करेक्ट किया। पॉइंट समझ में आया? ओके एक मिनट, क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ स्क्रीन पे। अच्छा चलो यही बता देता हूँ मैं।
ओके अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। अब देखिए ये बोला इफ यू हैव टू सॉल्यूशंस ए एंड बी, क्लियर है सबको? दिख रहा है? ओके तो यू हैव टू सॉल्यूशंस ए एंड बी, द pH of solution A is 6 and pH of solution B is 8। यानी एक सॉल्यूशन A है जिसका pH है 6, एक सॉल्यूशन B है जिसका pH है 8। ठीक है, obviously we know that 7 is neutral। देखिए which solution has more hydrogen ion concentration? अब देखो pH 6 है मतलब लेस देन 7, तो ये एसिडिक होगा। एसिडिक होगा तो इसका मतलब H प्लस आयन OH माइनस आयन से ज्यादा होगा। pH 8 है इसका मतलब 7 से ज्यादा होगा। बेसिक यानी कि बेसिक, और बेसिक का मतलब क्या हो गया? OH माइनस आयन H प्लस आयन से ज्यादा होगा। तो कह रहा which solution has more hydrogen ion concentration? तो solution A के हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन क्या होगा? ज्यादा होगा। Which of this is acidic and which one is basic? तो solution A is acidic and solution B is basic। क्लियर हो गया? हिमांशु ओके चलिए, हिमांशु मीटिंग में नहीं। अच्छा आज मैंने देखो एक क्वेश्चन दिया था उसमें यही था। देखो अब उसमें क्या था? NaOH था और क्या था? HCl था। याद रखो ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है और ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब इनके सॉल्यूशंस में इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ठीक है, इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा? दैट विल बी मैं देखो मैं स्क्रीन पे ले चलता हूं। यस हिमांशु इज नॉट हियर, हिमांशु इज नॉट हियर। ठीक है, अब देखो NaOH है और HCl, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है और ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, इसका मतलब ये कंप्लीटली अपने सॉल्यूशन में आयंस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, मतलब कि ब्रेकअप हो जाएगा कंप्लीटली। मतलब अगर तुम एक NaOH मॉलिक्यूल लोगे तो सॉल्यूशन में तुम्हें एक OH माइनस आयन मिलेगा। अगर दो NaOH लोगे तो तुम्हें सॉल्यूशन में 2 OH माइनस आयन मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक NaOH, इसी तरह 10 NaOH लोगे तो इसी तरीके से 10 OH माइनस आयन मिलेगा। पॉइंट यहां पे क्लियर हुआ? क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है तो कंप्लीटली डिसोसिएट करेगा। ठीक है, देखो इसी तरीके से HCl है, ये भी अपने सॉल्यूशन में कंप्लीटली डिसोसिएट करेगा। तो अगर एक HCl मॉलिक्यूल है तो वो एक H प्लस आयन रिलीज करेगा। 10 HCl मॉलिक्यूल है तो वो 10 H प्लस आयन रिलीज करेगा। ठीक है, अब देखो अब 10 ml NaOH लिया तुमने, बहुत ध्यान से समझना, और 8 ml HCl लिया। समझ रहे हैं? इस ml को फिलहाल के लिए भूल जाओ, होगा वही, एप्लीकेशन वही होगा, लेकिन फिलहाल के लिए भूल जाओ इसको। ml की जगह ये सोचो 10 NaOH और 8 HCl। पॉइंट को समझना, जो मैंने यहां पे लिया समझ में आया? 10 ml NaOH था और 8 ml HCl था, तो मैंने 10 ml आपको समझाने के लिए ml हटा दिया, 10 NaOH कर दिया। पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट पे। 10 NaOH कितने OH आयंस देगा? OH माइनस आयन हाइड्रोक्साइड 10,
ये थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा तो मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं। ठीक है, 10 OH माइनस आयन देगा और 8 HCl है तो 8 H प्लस आयन देगा। बहुत ध्यान से समझना। तो अब यहां पे 10 OH माइनस है और 8 H प्लस है, इसका मतलब इस 10 में 8, जब ये दोनों आप मिक्स कर दोगे, यानी दोनों ये सोल्यूशन अगर मिक्स कर दोगे सोल्यूशन, तो अब होगा क्या कि 8 OH माइनस और 8 H प्लस मिलके न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। यस और नो? पॉइंट समझ में आ रहा है? 8 OH माइनस 8 H प्लस मिलके, देखो अब 10 OH माइनस है और 8 H प्लस है, तो 10 OH माइनस में से भाई H प्लस और OH माइनस, एक H प्लस एक OH माइनस को न्यूट्रलाइज करके वाटर मॉलिक्यूल बना देता है। न्यूट्रलाइजेशन उसी को कहते हैं ना, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। यानी जो H प्लस आयन है और OH माइनस आयन है वो न्यूट्रलाइज करके वाटर बनाएगा। तो एक H प्लस एक OH माइनस के साथ रिएक्ट करेगा, यानी कि न्यूट्रलाइज होगा। होगा कि नहीं? एक H प्लस एक OH माइनस आयन के साथ होगा ना भाई। देखो H प्लस पे एक, H प्लस पे एक प्लस है, OH माइनस पे भी तो एक माइनस है, एक प्लस और एक माइनस न्यूट्रलाइज होगा। यस और नो? ठीक है, तो इसी तरह 10 OH माइनस है तो 8 H प्लस को न्यूट्रलाइज करने के लिए 8 OH माइनस लग जाएंगे। ठीक है, यानी कि न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। कितने बचेंगे? 10 OH माइनस बचेंगे, सॉरी 2 OH माइनस आयन बचेंगे। ठीक है, तो इसी तरह वो पूछा था कि 10 ml NaOH अगर मिक्स किया जाएगा 8 ml HCl के लिए, तो ये बताओ 20 ml NaOH के लिए कितना HCl चाहिए? तो 10 ml के लिए 8 ml चाहिए था, तो 20 ml के लिए, क्योंकि ये भी डबल हो रहा है 2 टाइम्स, तो 8 ml का भी डबल हो जाएगा, तो कितना आएगा? 16 ml HCl। ठीक है, अच्छा ये बताओ, अब 10 ml NaOH लिया तुमने एक्वस फॉर्म में और 8 ml यानी इक्विवेलेंट HCl लिया और दोनों को मिक्स कर दिया। ये बताओ ये सॉल्यूशन एसिडिक होगा या बेसिक होगा? देखते हैं कौन बता पाता है। ये सॉल्यूशन एसिडिक होगा या बेसिक होगा? सब लोग लिखो चैट बॉक्स में। यशवंत न्यूट्रल क्यों? न्यूट्रल क्यों होगा? Why it will be neutral? देखो क्वेश्चन, वो क्वेश्चन को तो भूल जाओ, मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। जैसे वहां पे एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दी गई थी ना, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दी गई थी, समझ रहे हैं? वो डिपेंड करेगा, मान लो 10 ml NaOH लिया है और 8 ml HCl रिक्वायर्ड है न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो वो उसके डाइल्यूशन पे भी डिपेंड करेगा ना, वो एक अलग चीज होगी। क्वेश्चन को वहां नहीं, मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। मान लो कि मैंने 10 NaOH लिया, 10 मॉलिक्यूल, और मैंने 8 HCl लिया, इक्वली आपने डाइल्यूट किया, यानी इसको भी डाइल्यूट करने के लिए आपने 1 ml लिया वाटर और इसको भी डाइल्यूट करने के लिए 1 ml वाटर लिया।
फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसीलिए ये सारी सिचुएशंस को मैं नेग्लेक्ट कर रहा हूं। मैं एक सिंपल सिचुएशन बता रहा हूं, मान लो कि 10 AOH मॉलिक्यूल है और 8 HCl मॉलिक्यूल है, दोनों को मिक्स किया जाएगा, तो सोल्यूशन जो होगा वो एसिडिक होगा या बेसिक? तो दैट विल बी बेसिक। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पे 10 OH माइनस आयन होंगे और यहाँ पे 8 H प्लस आयन होंगे, ठीक है। तो 8 H प्लस 8 OH माइनस को न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो बचेगा एक्स्ट्रा में 2 OH माइनस, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा, बेसिक सोल्यूशन होगा, ठीक है। देखो वो जो क्वेश्चन किया था कि 10 ml HCl एंड ऑल, तो ऑब्वियसली वो डाइल्यूशन पे भी डिपेंड करेगा। जैसे देखो, क्योंकि DCDH है तो इसमें और हम डिस्कस करेंगे इसको। देखो यहां पे मान लो तुमने लिया, ठीक है, मान लो 100 ml वाटर, बहुत ध्यान से समझना, और इसमें आपने एसिड मिला दिया H प्लस H प्लस H प्लस H प्लस, ठीक है। तो इसका मतलब देखो यहाँ पे ये कितने 1 2 3 4 5 6 H प्लस आयन है, तो ऑब्वियसली 6 H प्लस आयन 6 HCl मॉलिक्यूल से आए होंगे, यस और नो? 6 H प्लस आयन 6 HCl मॉलिक्यूल से, अगर HCl को एसिड लेंगे, ठीक है। तो देखो यहां पे क्या हुआ कि 6 H प्लस आयन पर 100 ml वाटर में है, यानी पर 100 ml सोल्यूशन में 6 H प्लस आयन। अब इसी में तुम 100 ml पानी और मिला दो, 100 ml वाटर और मिला दो, तो अब सोल्यूशन कितना हो गया, 200 ml। बहुत ध्यान से समझना, तो पर 200 ml कितने आयंस हैं, 6 H प्लस। तो पर 100 ml जो अभी एडिशन करने के बाद पर 100 ml कितने आयंस बनेंगे, 3 H प्लस आयन बनेंगे ना। यानी पहले जो सोल्यूशन था तो पर 100 ml 6 H प्लस आयन थे, अब 100 ml पानी और आपने मिला दिया तो अब 200 ml सोल्यूशन हो गया, तो पर 200 ml 6 H प्लस आयन है, तो पर 100 ml कितने होंगे, 3 H प्लस आयन आएंगे ना एवरेज। एवरीवन इन द चैट बॉक्स, तो ये बताओ, अब तुमने जब ये 100 ml पानी मिलाया, अब पर 100 ml यानी पर यूनिट वॉल्यूम H प्लस आयन कम हो गया ना। देखो पहले पर 100 ml 6 H प्लस आयन पड़ रहा था, अब पर 100 ml 3 H प्लस आयन पड़ रहा है, तो अब H प्लस आयन कंसेंट्रेशन डिक्रीज हुआ ना। हुआ कि नहीं हुआ, H प्लस आयन कंसेंट्रेशन डिक्रीज हुआ, तो H प्लस आयन कंसेंट्रेशन डिक्रीज हुआ पर यूनिट वॉल्यूम है, पर यूनिट वॉल्यूम ही डिक्रीज हुआ है, ठीक है। तो ये बताओ पीएच बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, H प्लस आयन कम हो जाएगा, इसका मतलब एसिडिटी कम हो जाएगी, तो पीएच बढ़ेगा ना, ठीक है। तो अब देखो, अब अगर इस सोल्यूशन को तुम्हें न्यूट्रलाइज करना होता, बहुत ध्यान से अब समझना, इस सोल्यूशन को तुम्हें न्यूट्रलाइज करना होता तो तुम्हें 3OH माइनस आयन चाहिए थे, और 3OH माइनस आयन 3NaOH से आएंगे, लेकिन यही इसी सोल्यूशन को न्यूट्रलाइज करना होता तो तुम्हें 6NaOH आयन चाहिए थे, NaOH मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल, यानी 6OH आयंस चाहिए थे तुम्हें। पॉइंट समझ में आया? यानी जो सेकंड वाला था जहां पे 3H प्लस आयन सोल्यूशन में पर 100 ml है, उस एसिडिक सोल्यूशन को न्यूट्रलाइज करना होता तो मुझे कितना NaOH मॉलिक्यूल चाहिए होता, 3NaOH, यस और नो? और अगर ऊपर वाला जो था उसको अगर न्यूट्रलाइज करना होता तो 6 यानी 6 NaOH चाहिए होते मुझे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपने दोनों फॉर्म एकदम प्योर लिया हुआ है तो एक H प्लस आयन एक OH माइनस आयन से न्यूट्रलाइज होगा, मुझे पता है, लेकिन डिपेंड करेगा ना कि वो डाइल्यूटेड कितना है, डिपेंड करेगा ना। इसी वजह से जो क्वेश्चन आपको दिया गया था कि 10 ml NaOH को 8 ml HCl न्यूट्रलाइज कर देता है,
10 ml NaOH को 8 ml HCl न्यूट्रलाइज कर देता है? बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि 10 ml NaOH का मतलब ये थोड़ी है कि वो पूरा का पूरा कंसंट्रेटेड है, वो डिपेंड करेगा। देखो यहाँ पे पर 100 ml 6H प्लस आयन थे, अब डाइल्यूशन के बाद पर 100 ml 3H प्लस आयन हो गए, तो ऑब्वियसली 10 ml NaOH वो डिपेंड करेगा ये कितना एक्वस है, कितना डाइल्यूटेड है। तो 10 ml NaOH को 8 ml HCl न्यूट्रलाइज कर सकता है, वो डिपेंड करेगा उसका डाइल्यूशन कितना है। ये जरूरी नहीं है हमेशा कि 10 ml NaOH के लिए 10 ml HCl ही चाहिए भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द कंसेंट्रेशन। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे 10 ml के लिए 8 ml चाहिए था, तो 20 ml NaOH के लिए अगर इसी कंडीशन को माना जाए तो कितना HCl चाहिए? 16 ml। अब पॉइंट समझ में आया क्यों दोनों फिगर्स अलग अलग हैं? मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि भाई एक H प्लस आयन को एक OH माइनस न्यूट्रलाइज करेगा, लेकिन वैल्यूज क्यों अलग अलग है? 10 ml 8 ml अलग अलग क्यों है? तो मैंने आपको एग्जांपल दिया डाइल्यूशन का, कि जब हम डाइल्यूट करते हैं तो वो डिपेंड करेगा वो बेस या एसिड कितना डाइल्यूटेड है। ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा कि आप कितना एसिड उसमें ऐड करोगे या फिर बेस ऐड करोगे उसको न्यूट्रलाइज करने के। कॉन्सेप्ट समझ में आया? इतना डिटेल 10th में नहीं पूछेगा, बट क्योंकि DCDH है तो मैंने सोचा इस लेवल पे आपको डिस्कस कर सकते हैं। पीयूष बेटा मैं अभी आपको रिप्लाई करता हूँ, अभी मैं बस क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, मैं अभी रिप्लाई करता हूँ आपको। ओके, इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर बेटा? ओके, अभिषेक का क्वेश्चन है, वेट अ सेकेंड। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या बोला, a ray of light is traveling in a direction perpendicular to the boundary of a parallel glass slab। अब ग्लास स्लैब की बात कर रहा है तो पहले हम ग्लास स्लैब ड्रॉ कर लेते हैं। तो ग्लास स्लैब क्या होता है? आपका क्यूबॉइड होता है। ठीक है, ये कह रहा है a ray of light is traveling in a direction perpendicular to the boundary of a parallel, यानी ये बाउंड्री है, समझ रहे इस चीज को? ये बाउंड्री है, क्लियर? अब ग्लास स्लैब को जो हमने बनाया था, जो हमने समझने के लिए बनाया था, वो ऐसे बनाया था 2D टॉप सरफेस, यानी ये इंसिडेंट रे आ रही है, ये नॉर्मल थी, तो ऑब्वियसली डेंसर मीडियम में जाएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल रिफ्रैक्ट करेगी, फिर नॉर्मल पे वो अब डेंसर टू रेयर जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। ठीक है, तो ये उसका ओरिजिनल पाथ था, तो ये था हमारा लैटरल डिस्प्लेसमेंट, हम 2D फॉर्म में उसको प्रेजेंट करते थे। ठीक है, ओके, तो अब ये कह रहा है कि जो ये ग्लास स्लैब है, तो जो इसकी इज ट्रैवलिंग इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द बाउंड्री ऑफ पैरेलल ग्लास स्लैब। ठीक है, यानी कि जो बाउंड्री है उसके परपेंडिकुलर। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब परपेंडिकुलर होगी तो मतलब नॉर्मल पे आ रही है इंसिडेंट रे, तो वो जब नॉर्मल पे इंसिडेंट रे होगी तो वो बिना रिफ्रैक्शन क्रॉस करती चली जाएगी। ठीक है, रिफ्रैक्शन नहीं होगा। पॉइंट समझ में आ गया? और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन? देखो बेटा, अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ नॉट, मैं कोई चीज जता नहीं रहा हूँ मैं, क्योंकि ये सारी चीजें नहीं करता हूँ, लेकिन जब इंटरफेस आता है ना, मतलब बहुत सारी चीजें जब एक बार इतना सब कुछ, जब इसीलिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं, से ज्यादा आपकी फिक्र मैं करता हूँ कि
कोई भी चीज हो, कोई भी हम क्लास ले रहे हो, डीसीडीएस ले रहे हो, टेस्ट ले रहे हो, इससे रिलेटेड मैं पता है सबसे पहले ये सोचता हूँ स्टूडेंट्स की तरफ से क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, यानी स्टूडेंट क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। आपको शायद पता नहीं है, लेकिन मेरी जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है उसमें सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि जब मैं पढ़ाता हूं तो ये सोच के पढ़ाता हूं कि मैं खुद इस चीज को समझ रहा हूं, क्योंकि मैंने स्टूडेंट लाइफ को बहुत कीनली ऑब्जर्व किया कि एक स्टूडेंट को स्टूडेंट लाइफ में क्या क्या दिक्कतें आ सकती है। अगर बेटा मैं ये सोचता नहीं तो आज अजीजिया नहीं होती। जब अलीगढ़ में अजीजिया की बुनियाद मैंने रखी थी, वजह यही थी कि बाकी सब कोचिंग्स में ये फिक्र ही नहीं करते कि बच्चा जो है किस लेवल से स्टार्ट करना है एक्सप्लेनेशन का। लेकिन मेरा यही है, मेरा सबसे की पॉइंट यही है ही कि जब भी मैं पढ़ाता हूं तो तो ये सोच के पढ़ाता हूं कि मैं खुद उस चीज को समझ रहा हूं। तो जब मैं खुद उस चीज को समझने की मतलब मैं अपने आप को प्रिटेंड करता हूं कि मैं खुद समझ रहा हूं इस चीज को एज अ स्टूडेंट, तो ऑब्वियसली वो स्टूडेंट को समझ में आएगा ही आएगा। दैट इज ओनली द की दैट आई अप्लाई ऑन इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। ओके okay. अब यहां पे क्वेश्चन ये कह रहा है लाइट इंटरेस्ट फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। अब देखिए एयर टू ग्लास यानी लाइट एयर से आ रही है और ग्लास में एंटर कर रही है, ठीक है। अब ये एयर है, ये ग्लास, बस अभी दोनों का जिक्र है, ग्लास टू एयर नहीं है, ग्लास स्लैब के बाद एयर टू ग्लास। हम ये जानते हैं किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ये पॉइंट क्लियर है? यानी किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ठीक है, तो ये कह रहा है कि लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। इसका मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, यानी यहां पे पूछ रहा है ये वी ग्लास, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 into 10 to the power 8। सिंपल, तो v क्या हो जाएगा, v विल बी 3 into 10 to the power 8 upon 1.5, तो ये हो जाएगा 0.2। ठीक है, तो अब आप इसको करोगे, ठीक है, तो आप 2 into 10 to the power -1 हो जाएगा into 10 to the power 8। मैं इसलिए इसको एक्सपैंड करके कर रहा हूं ताकि सबको समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 8 -1 कितना हो जाएगा, दैट इज 2 into 10 to the power 7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन में नहीं था। एक मिनट, ओके ओके। देखिए 10 टू द पावर 8 मुझसे टाइप हो गया था, मैं आपको शो भी कर दे रहा हूँ, आपका पेपर यहीं पे ओपन है अभी। 10 टू द पावर 8 टाइप कर दिया था, चलिए वो टाइपिंग मिस्टेक मैं एक्सेप्ट करता हूँ, 10 टू द पावर 8 हो गया था। एक्चुअली क्या था, मुझे 0.2 इंटू 10 टू द पावर 8 लिखना था, लेकिन मैंने उसको चेंज किया तो पावर चेंज करना भूल गया। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? सर मेरा हिमांशु, आपका वाला कौन सा क्वेश्चन था बेटा? आपका मैंने डिस्कस कर दिया, आप वीडियो बेटा देख लेना। आप चले गए थे मीटिंग से, मैंने डिस्कस कर लिया, वो वीडियो देख लीजिएगा। और बताइए, और कोई, और कोई प्रॉब्लम? ओके देन, स्टे होम, स्टे सेफ।